हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखेंगे इकोसिस्टम के। प्रीवियस वीडियो में हमने ये स्टडी किया था इकोसिस्टम क्या होता है और उसके कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स जिन्हें हम लिविंग कंपोनेंट्स भी कहते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स जिन्हें हम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी कहते हैं। ये दोनों कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी किया था, तो पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लियरली स्टडी कर सकते हैं इकोसिस्टम का इनिशिएटिव क्या है। अब देखते हैं इसके कौन कौन से मेन फंक्शंस हैं। पहला है फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी का कैसे फ्लो होता है पूरे इकोसिस्टम में। रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन एंटर्स इनटू द इकोसिस्टम थ्रू द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ प्लांट दैट इज प्रोड्यूसर। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो पहली ट्रॉफिक लेवल होती है, पहली ट्रॉफिक लेवल में जनरली प्रोड्यूसर्स आते हैं और प्रोड्यूसर्स में ग्रीन प्लांट्स आते हैं और ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और वो सनलाइट का यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, अपने फूड के मैन्युफैक्चर के लिए। तो जो सन की रेडिएंट एनर्जी होती है, जो सनलाइट होती है, उसका यूज़ करते हैं ये ग्रीन प्लांट्स जो कि प्रोड्यूसर लेवल में लाई करते हैं। वही बात लिखी हुई है कि ये जो सनलाइट है, सनलाइट की जो रेडिएंट एनर्जी है, ये हमारे इकोसिस्टम में कैसे एंटर करती है, ये ग्रीन प्लांट्स के फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के द्वारा हमारे इकोसिस्टम में एंटर करती है। फिर देखते हैं सेकेंड, ट्रेवल वाया कंज्यूमर डिकम्पोजर्स। ये भी हम जानते हैं कि प्रोड्यूसर्स के बाद कंज्यूमर्स आते हैं। कंज्यूमर्स 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर और कभी कभी क्वाटरनरी कंज्यूमर भी होते हैं। फिर डिकम्पोजर्स आते हैं। तो इस तरह से ये फ्लो ऑफ एनर्जी फ्लो करती रहती है पूरे इकोसिस्टम में। फिर है अल्टीमेटली डिसअपियर इन स्पेस इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी विच नेवर रिटर्न्स टू द सोर्स। फिर क्या होता है, जब एनर्जी प्रोड्यूसर लेवल में आ जाती है, मींस ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के लिए जब सनलाइट की रेडिएंट एनर्जी का यूज़ करते हैं तो रेडिएंट एनर्जी इकोसिस्टम में एंटर कर जाती है। फिर धीरे धीरे जब प्रोड्यूसर्स का इनटेक प्राइमरी कंज्यूमर करते हैं तो उन तक पास ऑन हो जाती है। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर, इसी तरह सीरियल वाइज से ये पास ऑन होती रहती है। अल्टीमेटली जब डेथ हो जाती है ऑर्गेनिज्म की, डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, तब उन पर डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं। तब जाके ये जो हीट एनर्जी है, ये जो रेडिएंट एनर्जी थी सनलाइट की, ये हीट एनर्जी स्पेस में आ जाती है, मींस जो डिसअपियर हो जाती है। अल्टीमेटली ये अपने सोर्स पे रिटर्न नहीं होती, मींस सोर्स तो सन था, सनलाइट थी, सन था, तो सन जो सोर्स था उस तक रिटर्न नहीं होती, स्पेस में ही डिसअपियर हो जाती है। देन देखते हैं दिस फेनोमेना इज कॉल्ड ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, और इसी फेनोमेना को हम फ्लो ऑफ एनर्जी कहते हैं कि कैसे इकोसिस्टम में रेडिएंट एनर्जी एंटर करती है, एनर्जी एंटर करती है, फिर पास ऑन होती रहती है सीरियल वाइज ऑर्गेनिजम्स पे, फिर स्पेस में डिसअपियर हो जाती है और अपने सोर्स तक रिटर्न नहीं होती है। फिर देखते थे पैसेज ऑफ मटेरियल फ्रॉम प्रोड्यूसर थ्रू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी कंज्यूमर इज कॉल्ड फूड चेन। ये भी हम जानते हैं, फूड चेन पे भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फूड चेन क्या होती है, 2 तरह की होती है, ग्रेजिंग फूड चेन होती है, डेट्राइटस फूड चेन होती है। दोनों ही फूड चेन का डायग्राम का रिव्यू लेके मैंने दोनों को ही समझाया, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जो फूड चेन है वो कैसे पास ऑन होती है, इसी तरह जो मटेरियल्स का एक पैसेज बनता जाता है, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी और क्वाटरनरी कंज्यूमर, फिर डिकम्पोजर, ये पूरा जो पैसेज है मटेरियल का पास ऑन होने का, इसी को हम फूड चेन कहते हैं। वहाँ से आप डिटेल में फूड चेन के बारे में समझ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है द साइक्लिक यूज ऑफ मटीरियल्स। The chemical elements composing living organism are constantly recirculated within an ecosystem. जितने भी chemical elements हैं जो ecosystem में हैं living organisms के, वो continuously मतलब लगातार recirculate होते रहते हैं ecosystem में। Several such cycle carbon, nitrogen, water can be traced in nature. और nature में ecosystem में बहुत सारी cycle है जो continually चल रही हैं, ठीक है, continually जो है recirculate होती जा रही हैं। कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है और वाटर साइकिल है जो इकोसिस्टम में लगातार चल रही हैं। द अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा प्रेजेंट एट एनी गिवन टाइम इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है, ये अलग से 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो जो जो चीज़ें हाईलाइटेड है उसे आप 1 नंबर में भी तैयार कर सकते हैं। फूड चेन, फूड वेब, ये भी आप 1 नंबर में तैयार कर सकते हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी भी 1 नंबर में पूछा गया, इसे भी आप तैयार कर सकते हैं। इको को रेगुलेशन, ये सब बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन जनरली आप जो 1-1
नंबर के जो भी जहाँ चांसेस होंगे वो आप तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टैंडिंग स्टेट क्या होती है, कितना इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हमारे इकोसिस्टम में अवेलेबल है किसी भी एनी गिवन टाइम पे, इसे हम कहते हैं स्टैंडिंग स्टेट। थर्ड है इको रेगुलेशन, बोथ ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट आर रेगुलेटेड बाय ईच अदर, दस अ बैलेंस इज मेंटेन्ड इन द सिस्टम। सिस्टम में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स है, इन्वायरमेंट है, कितनी सारी साइकिल्स चल रही हैं, ये रेगुलेट हो रही हैं, इसी को हम इको रेगुलेशन कहते हैं, और इकोसिस्टम बैलेंस्ड स्टेट में मेंटेन रहता है। फिर देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है इकोसिस्टम की स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज इंपॉर्टेंट इन मैनी रेस्पेक्ट। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन वी हैव टू ऑब्टेन द कंप्लीट नॉलेज ऑफ इकोसिस्टम सो दैट वी कैन यूटिलाइज द नेचुरल रिसोर्सेज बाय नोइंग देयर क्वांटिटी। ठीक है, हमें ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कितनी क्वांटिटी में मटीरियल जो है वो हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, तभी उसका सस्टेनेबल यूज़ हम कर पाएंगे। सस्टेनेबल यूज़ क्या होता है, आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए कंजर्व करके रखना, हमारे जो नेचुरल से मिलने वाले जो भी इक्विपमेंट हैं, जो भी प्रोडक्ट हैं, जैसे वाटर हो गया, ये सब चीज़ें हमें कंजर्व करके रखनी चाहिए, और ये हम कंजर्व तब कर पाएंगे जब हम इकोसिस्टम की स्टडी करेंगे। तो इकोसिस्टम की स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हम एस्टिमेट निकाल सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ों का हमें कैसे यूज़ करना है, एक लिमिटेड वे में बैलेंस बना के यूज़ करना है। थैंक यू।